सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025-26 के आवेदन फॉर्म है वो भरने प्रारंभ हो गए और जैसे आवेदन फॉर्म भरने प्रारंभ हुए विद्यार्थी आवेदन फॉर्म करने गए तो उनके सामने कुछ समस्याएं आई, जिसमें इस समस्याओं को लेकर के ही आज ये सेशन रखा गया है। तो सबसे पहले तो जो इसके आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं और आवेदन फॉर्म है वो 14 अगस्त से शुरू हुए हैं। ठीक है, 14 अगस्त से शुरू हो गए हैं और अंतिम दिनांक है वो अभी तक जो उन्होंने विज्ञप्ति में दी है वो है 12 सितंबर मिडनाइट तक आप इसका फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो जल्दी फॉर्म भर दिए, लास्ट डेट का इंतज़ार करे बगैर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट डेट का अगर हम इंतज़ार करते रहते हैं तो फिर साइट वगैरह में भी समस्या आ जाती है, तो उस समय हमारे को कई प्रॉब्लम्स का सामना पड़ता है। कई बार हम अपना फॉर्म है वो भर भी नहीं सकते, तो बिना अंतिम डेट का इंतज़ार किए हुए है आप आवेदन कर दे। ठीक है, इसमें देखो जो आज चर्चा रहेगी हमारी, एक तो रहेगी इसकी सेशन लेने के पीछे, एक तो इसकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के विद्यार्थियों के काफ़ी क्वेश्चन थे। शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, योग्यता कह दो या अर्हता कह दो, क्वालिफिकेशन कह दो, एक ही बात है। और दूसरा रहेगा आयु को लेकर के। जो मेरे पास आए थे तो मैंने सोचा सबके साथ में ये जानकारी साझा कर दी जाए ताकि कोई द्वंद्व की स्थिति में न रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता पर। वैसे सबको ही पता है कि जो इसकी शैक्षणिक योग्यता है उस पर अभी हाल ही में शुद्धिकरण भी जारी करा है। उस शुद्धिकरण वाली मैटर पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के जो डाउट थे वो मैं क्लियर कर देता हूँ। कि विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हमारे तो जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे उसमें हमने पीजी नहीं किया है, चाहे वो फिर एमए की बात हो, चाहे फिर वो एमएससी की बात हो, चाहे वो फिर एमकॉम की बात हो। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने बीए करके एमए किया हो या जिन्होंने बीएससी करके एमएससी की हो या जिन्होंने बीकॉम करके एमकॉम किया हो, तब तक तो उनको ठीक है भाई, सब में कोई समस्या नहीं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जिनके बीए में अलग सब्जेक्ट थे और उन्होंने एमए अलग सब्जेक्ट से किया है। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो मैथ्स बायो के थे, उन्होंने फिर एमएससी नहीं कर करके एमए किया हो। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने बीकॉम करके एमकॉम न कर करके फिर एमए किया हो। तो देखो, सीधी भर्ती में कोई समस्या नहीं है, चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी से किया हो। सीधी भर्ती में आप अगर आपके पास एमए क्वालिफिकेशन है और आपका बीएड है तो आप आवेदन कर सकते हो, तो वो कोई इश्यू नहीं रहेगा। बीएससी किया हुआ है, एमए किया है तो भी वो पात्र है। बीकॉम करके अगर एमए किया है तो वो भी पात्र है। तो ये छोटी सी जो दुविधा थी वो मैंने पहले क्लियर कर देता हूँ। बाकी की इस पर हम मेरा भी विचार है, जल्दी इस पर एक सेशन ले लूँगा। शुद्धिकरण जो आया था उस पर 2-4-5 दिन में जैसे समय मिला उस समय बाकी ये सारी चीज़ें और क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी जो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर जिनके पास में पीजी और बीएड है वो आराम से अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल पात्र है वो, इसमें माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो यहाँ स्थिति क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं हम शैक्षणिक योग्यता को लेकर के। उसमें शैक्षणिक योग्यता में देखो, एक तो आपके पास पीजी कंप्लीट होना चाहिए और पीजी के साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। पीजी प्लस बीएड अगर जिनके पास कंप्लीट है वो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, जिनके पास कंप्लीट है उनको भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका बीएड की डिग्री तो कंप्लीट है लेकिन पीजी कंप्लीट नहीं है। कई विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जिनका पीजी कंप्लीट है और बीएड कंप्लीट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं है, किसी का बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो बीएड रेगुलर करते हैं और पीजी नॉन कॉलेज करते हैं, दोनों साथ साथ में करते हैं और फाइनल ईयर में है। अगर कंप्लीट नहीं है तो वो भी द्वंद्व की स्थिति में है अभी भी। लेकिन इसको लेकर के आरपीएससी ने शैक्षणिक योग्यता में कंप्लीट तो चलो पात्र है ही है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने ऑप्शन रखे हैं, 2 ऑप्शन रखे हैं इन्होंने आरपीएससी ने। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या रखा है, अगर आप चाहे पीजी की अंतिम वर्ष की परीक्षा हो
और चाहे बीएड की अंतिम वर्ष की परीक्षा हो, ठीक है, या तो इसको नाम दे दो पीजी ऑब्लिक बीएड, इन दोनों में या दोनों को काउंट कर लो, इन दोनों की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, ठीक है। और दूसरी पीजी या बीएड या दोनों कह दो, दोनों के लिए है अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला वो भी पात्र माना जाएगा और आवेदन है वो कर सकता है। देखो दो शब्द दिए हुए, एक तो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो का मतलब है उसने अंतिम वर्ष की परीक्षा तो दे दी हो लेकिन रिजल्ट नहीं आए हो, परिणाम बाकी हो, परिणाम शेष है, इसका मतलब ये हुआ कोई नहीं, वो भी पात्र है और आ जाएगा क्योंकि उन्होंने दी है। इस एक सम्मिलित होने वाला हो, इस पे थोड़ा सा है वो मैटर आकर के फंसता है कि किसको हम सम्मिलित होने वाला मानेंगे, ठीक है। तो इसके साथ में ही आरपीएस ने एक और बात कही थी, ये दोनों बात करने के बाद में, कि हम दोनों को पात्र तो मान लेंगे लेकिन जिस दिन प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा के पूर्व डिग्री कंप्लीट होने का प्रमाण देना होगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, अगर बैठ गया तो महीने डेढ़ महीने में आराम से, क्योंकि परीक्षा है हमारी प्रतियोगिता परीक्षा है वो स्कूल लेक्चरर की, वो 31 मई, वो परीक्षा हमारी कब हो रही है, 31 मई से लेकर के 16 जून 2026 के बीच में आयोजित होगी। तो परीक्षा के पूर्व तक डिग्री कंप्लीट होने का प्रमाण देना, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। जो परीक्षा में बैठ गए उनका परीक्षा परिणाम तो जारी हो जाएगा 2-3 महीने में, क्योंकि अभी हमारे पास 10 महीने का समय बचा है। लेकिन इस दूसरी वाली स्थिति में पीजी और बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला, अब सम्मिलित होने वाला किसको मानेंगे हम? आपको पता है कि परीक्षाएं कितने तारीख से शुरू हो रही है, 31 मई से 16 जून तक, ठीक है। अब इसमें सम्मिलित होने वाला किसको मानेंगे? जिसका एमए प्रीवियस, ये बीएड प्रीवियस है वो कंप्लीट हो गया हो, और वो कब तक मानेंगे? इस 12 सितंबर तक। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में बैठा हो एमए प्रीवियस की में, और उसका रिजल्ट अगर 12 सितंबर से पहले तक आ जाता है, ठीक है, अगर 12 से पहले तक आ जाता है सितंबर तक, तो फिर वो विद्यार्थी क्या माना जाएगा? अगली वाली क्लास में माना जाएगा, यानी अंतिम वर्ष में वो काउंट होगा, और अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति है वो इसका पात्र माना गया है। यानी 12 सितंबर तक उसका एमए प्रीवियस या बीएड प्रीवियस का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी वो इसमें इस कैटेगरी में सम्मिलित किया जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी ने एमए और बीएड प्रीवियस का, या कह दो कोई पीजी और बीएड प्रीवियस का एग्जाम दिया है उसने, और उसका रिजल्ट अगर 13 सितंबर को आ जाता है, 12 सितंबर को ना आकर के 13 सितंबर को आता है, तो फिर वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा।
अगर 12 सितंबर तक आता है उसका रिजल्ट, तो ही वो अगली क्लास में एलिजिबल माना जाएगा और इस क्राइटेरिया में सम्मिलित होगा। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया दिए हैं इन्होंने। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ लेना। अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो यानी रिजल्ट बाकी है तो वो तो आ ही जाएगा, क्योंकि इन दोनों को कब तक वो शामिल मानेंगे, इसमें योग्य मानेंगे फाइनल रिजल्ट के लिए, तो प्रतियोगिता परीक्षा के पूर्व तक डिग्री कंप्लीट होने का उनके पास प्रमाण होना चाहिए। तो रिजल्ट तो आ जाएगा इसका, तो इसको तो कोई समस्या नहीं है। समस्या आती है इसको। ठीक है, तो ये वाला व्यक्ति कब तक पात्र माना जाएगा, जब तक 12 सितंबर तक इसका रिजल्ट आ जाता है प्रीवियस का, तो इसको फाइनल में माना जाएगा और वो पात्र माना जाएगा। ठीक है, और उसका रिजल्ट है वो आगे 31 मई तक उसका रिजल्ट आ जाता है तो वो फाइनल सिलेक्शन के लिए भी माना जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर वो फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं माना जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेरी आपकी क्लियर होगी यहाँ पर। ठीक है, पहले बता दिया था पीजी वाला, तो और बता देता हूँ विद्यार्थियों को कि पीजी चाहे आपका यूजी में, यूजी का मतलब है चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, उसमें चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, अगर आपने एमए, एमएससी, एमकॉम अगर आपने करी है और कंप्लीट है, तो फिर वो आपका सब्जेक्ट है वो बिल्कुल आपको माना जाएगा पात्र, और आप इसके लिए योग्य हैं और बिल्कुल आप परीक्षा में सम्मिलित हो, कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, पीजी वालों के लिए स्पेशल था। बच्चे पूछ रहे थे सर मेरा तो साइंस था और मैंने आर्ट्स से कर लिया एमए, तो मैं क्या एलिजिबल हूँ क्या? बिल्कुल एलिजिबल हो आप। बीकॉम वाले किया था, एमए कर लिया आर्ट्स से, तो बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई समस्या यहाँ आपके नहीं आएगी। बस दो ही पेज पसरे थे, इनको भी आरपीएससी ने पात्र मानना है फॉर्म भरने के लिए। एक तो पीजी और बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, और दूसरा पीजी और बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला। ठीक है, और इसको कब तक मानेंगे वो पात्र, वो भी मैंने बता दिया है कि 12 सितंबर तक, जब क्योंकि ये हमारे फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक है, तब तक अगर आपका एमए या बीएड प्रीवियस का अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें बिल्कुल पात्र माने जाएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है आपकी, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। अब आगे देखो, शैक्षणिक योग्यता को लेकर के हमारी जो चर्चा करनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद में दूसरा जो हमारा बिंदु था वो था आयु को लेकर के। तो आरपीएससी ने, क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट को पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो उस समय कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2026 तक 21 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष है वो अधिकतम अगर हो रही है यहाँ तक, तो वो पात्र माना जाएगा। अगर इस क्राइटेरिया में अगर वो नहीं आ रहे इन दोनों में, तो फिर वो बाहर नहीं माना जाएगा। कुछ विद्यार्थियों को ऐसे भी लगता है क्या होता है, इतना कौन चेक करते हैं। मेरा एक दोस्त है जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हुआ है, जिस बैच में मैं लगा था असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें उसकी इस न्यूनतम, जब हम आयु गणना कर रहे थे इंटरव्यू का फॉर्म भरने के लिए, उस समय हम न्यूनतम वर्ष में, उस समय लग रहा था कि 21 का तो हो ही गया होगा, लेकिन जब फॉर्म भरा था उस समय वो शायद 20 या 21 दिन कम पड़ गए थे, या तो 20 दिन थे या 21 दिन थे, कम पड़ गए थे। और अच्छे मार्क्स थे, अच्छा भी इंटरव्यू किया था, लेकिन अभी भी उनका जो रिजल्ट है वो सीलबंद है, जारी नहीं करा है, क्योंकि वो योग्यताएं कंप्लीट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनका अभी अगर फॉर्म भरे तो वो 21 साल के नहीं हुए हो, लेकिन ये छूट है कब तक, आप 1 जनवरी 2026 तक 21 वर्ष के हो जाने चाहिए। या जो अभी जिनको लग रहा है कि मैं तो 40 साल का हो गया, तो वो 21 जनवरी 2026 तक अगर 40 वर्ष का होता है तब भी वो एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों को एज को लेकर के क्वेरी थी। तो 1 जनवरी 2026 तक 21 वर्ष और 40 वर्ष अधिकतम अगर होती है तो वो एलिजिबल माना जाएगा। अगर 2 दिन भी अगर ऊपर निकलते हैं, 1 दिन भी ऊपर निकलता है, तो फिर वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से अपनी आयु गणना करके फॉर्म है वो भर दे। इसमें कुछ छूट भी दे रखी है, इसमें नहीं है, इसमें न्यूनतम में नहीं अधिकतम में छूट दे रखी है। जो रिजर्वेशन की कैटेगरी वाले लोगों को है,
महिलाओं को है या फिर जो सर्विस में है उनको इसमें अधिकतम जो एज है इसमें छूट दी हुई है। तो वो वहाँ एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ ले, वहाँ सारी स्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। कुछ विद्यार्थियों का ये भी एक दो का फोन आया था, तब पूछ रहे थे कि सर मैं परीक्षा में सम्मिलित हुआ था, या यूं कह सकते हैं कि परीक्षा में सम्मिलित, या यूं कह दो कि मैंने जो प्रवेश लिया था वो उस समय मैंने 24 में लिया था और मेरा परिणाम है वो 25 में आया है। ठीक है। तो उसमें जो पासिंग ईयर पूछा जा रहा है उसमें क्या भरा जाए, साफ 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 बात है, जहां आपका रिजल्ट आ रहा है जिस ईयर में वही आपका पासिंग ईयर होगा। तो इसमें द्वंद्व की स्थिति में नहीं पड़े, बिल्कुल परिणाम का पूछा है, पासिंग ईयर पूछा है, तो बिल्कुल पासिंग ईयर वही है जो आपकी रिजल्ट डेट रहेगी। ठीक है। तो इसमें भी मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए आपकी। ठीक है। बाकी मोटा मोटा इसको लेकर के थोड़ा सा था, विद्यार्थी काफी कंफ्यूजन में थे, तो सोचा एक सेशन ले लेते हैं जिसमें बच्चों की सारी स्थिति है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। अब इसके अलावा एक बात पे मैं और चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है। वो ये रहेगी कि शैक्षणिक योग्यता पे हमारी जो बात है वो हो ही गई थी, आयु जो दूसरा हमारा बिंदु था उस पर हमारी बात हो गई थी, जो रिजल्ट वाली चीज़ें थी वो हमारी क्लियर हो गई है। एमए पीजी वाला मैंने मोटा मोटा बता ही दिया है। अब इसकी तैयारी को लेकर के जो रणनीति के बारे में पूछ रहे थे विद्यार्थी कि सर फर्स्ट पेपर को कैसे तैयार करें, पिछली वैकेंसी में काफ़ी सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ा था, अच्छा स्कोर हो रहा है, लेकिन इसमें हम पिछड़ गए। तो इसको लेकर के विद्यार्थियों की काफ़ी क्वेरी थी, तो इस पर जल्दी ही सेशन ले लूँगा। एक जो अपेयरिंग का शब्द आ रहा था, विद्यार्थी बार बार पूछ रहे थे कि सर क्या अपेयरिंग वाले एलिजिबल है क्या, तो बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ ले। ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों स्थितियाँ हैं वो क्लियर कर दी है कि अंतिम वर्ष में प्रवेश हुआ हो या सम्मिलित होने वाला ही में एलिजिबल माना जाएगा। अगर आपने फिर भी फॉर्म भर दिया है तो फिर आरपीएस से आपको एक बीच में जो नोटिस कह दो या फिर कह दो कि जो आता है इनका प्रेस नोट, उसमें कहते हैं कि फॉर्म को प्रत्याहरित कर लो, यानी विड्रॉल। कई बार आता है ना वो, इसलिए आता है क्योंकि इन नियमों के अनुसार बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं, उनके पास सारी चीज़ें होती है, तो फिर वो कहते हैं, मौका देते हैं विद्यार्थी को कि इसमें आप अपना फॉर्म विड्रॉल कर लो, नहीं पनिशमेंट करेंगे हम आपको। तो अगर जो विद्यार्थी इन क्राइटेरियाओं को कर रहा है कंप्लीट तो ही वो फॉर्म भरे, नहीं तो आगे की परीक्षाओं में पनिशमेंट के रूप में हो सकता है आरपीएससी कुछ भी कर दे, वंचित वगैरह भी कर दे, तो बड़ी समस्या रहती है। ठीक है ना। तो अपेयरिंग वाली स्थिति भी आपकी यहीं क्लियर हो जाएगी। बाकी और भी सेशन लेते रहेंगे, इसकी कोई मेरे को दिखेगी कोई अगर एक दो बात और आएगी परीक्षा फॉर्म आवेदन करने से संबंधित, तो उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। धन्यवाद।